आज की वीडियो में हम बात करेंगे जाति अवधारणाओं की। जाति क्या है, जाति के बारे में कौन-कौन से वैज्ञानिकों ने क्या अवधारणाएं दी हैं, इन सारे पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम कुछ बायोटाइप, इकोटाइप, इकैट्स और कुछ वैज्ञानिकों के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स रख रहे हैं। कंसेप्चुअल वीडियो आज की है। यहाँ से सेट और नेट के एग्जामिनेशन में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो जी शब्द सबसे पहले जॉन रे ने दिए थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ जातीय अवधारणाएं जैसे कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जातियों की जैविक अवधारणा, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जाति की स्थैतिक अवधारणा की बात करेंगे, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जातियों की गतिशीलता परिवर्तन की अवधारणा की बात करेंगे, और आखिरी में हम बात करेंगे टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इन 4 पॉइंट्स के में आज हम लोग जाति अवधारणाओं की बातें करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि जाति होती क्या है, जाति को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा व्यू देंगे क्योंकि जाति के बारे में अलग अलग अवधारणाओं की हम बातें करेंगे, तो अवधारणाओं के माध्यम से हम जाति को समझने की कोशिश। एनसीईआरटी के अनुसार जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे हम स्पीसीज या जाति कहते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार है कि जीवों को वह समूह जिनमें कुछ मौलिक समानताएं होती हों, एक जैसे होते हों, उन समूहों को हम लोग, एक तरीके के जीवों को हम लोग जाति या स्पीसीज कहते हैं। जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवों के समूह को जाति बुलाया जाता है जो एक दूसरे के साथ संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो, यानी इनमें रिप्रोडक्टिव पावर हो, और जिनकी संतान स्वयं आगे संतान जनने की क्षमता रखती हो, यानी ऐसे जीव जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, संतानें उत्पन्न कर सकते हैं, और उनकी संतानों में भी ये लक्षण हो कि वो भी आगे चल के संतान उत्पन्न कर सकते हो, तो जीवों के ऐसे समूह को हम जाति कहते हैं। ये जाति को इंग्लिश में स्पीसीज कहते हैं। जीवों के जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में सबसे बुनियादी और निचली श्रेणी होती है। जाति को जब हम लोग टेक्सोनोमी पढ़ते हैं, तो टेक्सोनोमी में जब हम कैटेगराइज करते हैं कि क्या किंगडम है, इसका संघ क्या है, वर्ग क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली, जीनस, वन, इस तरीके से जब हम कैटेगराइज करते हैं, तो टेक्सोनोमी हिरार्की में है सबसे नीचे का जो स्टेप होता है, या यूँ कहते हैं कि टेक्सोनोमी की जो सबसे आधारभूत इकाई होती है वो जाति होती है। तो टेक्सोनोमी के आधार पर ये एक बुनियादी सबसे निचली श्रेणी होती है, और जाति हम उन्हें कहते हैं जो एक ही तरीके के जीव हों जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। अब जाति के लक्षण के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डार्विन की परिभाषा की बात कर लेते हैं। डार्विन के अनुसार इन्होंने लक्षण की बात की है कि जातियां समय के साथ बदलती हैं, नई जातियां पहले से मौजूद जातियों से बनती हैं, और सभी जातियों का एक ही पूर्वज होता है। मतलब ये कि जो भी जीव जातियां होती हैं इनके सबके कोई एक निश्चित पूर्वज है, और नए नए लक्षणों को सीखते हुए समय के अनुसार जातियों में जो नए लक्षण आते हैं उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम उन्हें नई जाति कहते हैं। मतलब ये कि नई जातियां पहले से मौजूद जातियों से बनती हैं, इनमें कुछ बदलाव होते हैं जिनकी वजह से नई जातियां बनती रहती हैं, और इनके पूर्वज एक ही होते हैं। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जातियों की जैविक अवधारणा की बात करेंगे। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज मेयर के द्वारा दी गई थी। ऐसे सभी सदस्य सजीव जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं तथा प्रजनन करके अपने जैसी जननशील संतान उत्पन्न करते हैं, एक ही जाति के सदस्य कहलाते हैं। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के अनुसार सजीवों को वह समूह जो आपस में प्रजनन कर सकता है और ऐसे संतान उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे संतति बना सकते हैं जो आगे चल के भी वंश को आगे बढ़ा सकती हैं, जिनमें जननशीलता होती है और वो आगे चल के भी संतानों को उत्पन्न कर सकती हैं। इनको हम बायोलॉजिकल स्पीसीज कहते हैं। ऐसी जातियों को जो आपस में प्रजनन कर सकती हैं, इनको हम बायोलॉजिकल स्पीसीज कहते हैं। यहाँ पर जाति का निर्धारण मेयर के अनुसार, यहाँ पर जाति का निर्धारण आपसी प्रजननशीलता, जब जाति का निर्धारण प्रजननशीलता के आधार पर किया जाता है तो ऐसी जातियों को हम लोग जैविक जाति या बायोलॉजिकल स्पीसीज कहते हैं। यहाँ पर जो बेसिक आधार है वो है प्रजननशीलता।
कि यदि दो तरीके के जीव आपस में प्रजनन कर सकते हैं तो वो एक ही जाति के हैं, और यदि उनमें ऐसा है कि वो आपस में प्रजनन नहीं कर सकते हैं या आपस में प्रजनन कर लिया, उनकी होने वाली संतान के पास प्रजनन करने की क्षमता नहीं है, तो वो एक ही जाति के नहीं होंगे। मतलब उनमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए वो आपस में प्रजनन करके संतान उत्पन्न कर सकें, और संतान के पास भी ये क्षमता हो कि वो भी आगे चल के संतति को बना सके, तभी हम उन्हें बायोलॉजिकल स्पीशीज कहते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट ये सभी तरीके के जीवों पर लागू नहीं होती। सभी तरीके के जीवों से मेरा संबंध है कि ऐसे जीव जो लैंगिक प्रजनन नहीं करते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो दिया गया है वो लैंगिक प्रजनन के आधार पर दिया गया है कि जीव आपस में लैंगिक प्रजनन करें और संतानें बनाएं। लेकिन ये सभी जीवों के लिए सटीक नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये दोनों ही लैंगिक प्रजनन नहीं करते हैं, बल्कि इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है और ये अपनी संतति को बढ़ाती है, अपनी संख्या को बढ़ाती है। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज सही तरीके से लागू नहीं होती है। ये समान लक्षण है, समान जेनेटिक पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर लैंगिक प्रजनन जैसी चीज नहीं होती है। तो केवल लैंगिक प्रजनन को ही आधार बना के बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये अप्लाई नहीं होता। लेकिन यह परिभाषा सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों पर लागू होता है। एक जैसे पेड़ पौधे जिनमें लैंगिक प्रजनन होता है उनको भी हम लोग बायोलॉजिकल स्पीशीज कहेंगे। एक तरीके के जीव जो लैंगिक प्रजनन करते हैं उनको भी हम लोग बायोलॉजिकल स्पीशीज कहते हैं। अगली अवधारणा है जातियों की स्थैतिक या स्थिर अवधारणा, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। यह अवधारणा कैरोलस लिनियस ने दिए थे, और इस अवधारणा के अनुसार ये अवधारणा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पर विश्वास रखते हैं। इस थ्योरी के अनुसार, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जीव जातियां ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं, और जैसा ईश्वर ने बना दिया है आज भी वो वैसी ही है। यानी कि जिस स्थिति में जीव जातियों का निर्माण हो गया है, जैसी वो बनी थी, जैसी उनकी स्थिति थी, आज भी वो जीव जंतु उन्हीं लक्षणों के साथ वैसे ही हैं। मतलब उनमें किसी भी तरीके के कैरेक्टर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो स्थित हैं, स्थिर हैं। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है जातियों की स्थैतिक या स्थिर अवधारणा, जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी पर आधारित है। लिनियस के अनुसार जाति अपरिवर्तनशील होती है, यानी जातियों के लक्षण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जातियों के लक्षणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जाति जैसी आज है वैसी कल थी और वो कल रहेगी। यानी कि जो जीव जंतु जैसा बन गया है वो पहले वैसा ही था, आज भी वैसा है और आगे भी वैसा ही रहेगा। तो लक्षणों के स्थिर होने की वजह से, या इस अवधारणा को हम लोग बोलते हैं जातियों की स्थैतिक या स्थिर अवधारणा। डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज की बात, डायनेमिक्स का मतलब है जो चलती रहे, नई चीजों को गेन करता रहे। ये थ्योरी लैमार्क के द्वारा दी गई थी। लैमार्क का कहना है कि जो जीव आज जैसा है वो कल वैसा नहीं था, बल्कि जो जीव को हम आज जिस स्थिति में देखते हैं पहले वो दूसरी तरीके के थे। समय के साथ उन्होंने कुछ लक्षणों को सीखे, उनमें कुछ लक्षण आए, और उन्हीं लक्षणों की वंशागत की होने की वजह से आज हम दूसरी तरीके के जीव जातियों को देखते हैं। तो इस अवधारणा के अनुसार जाति निरंतर परिवर्तनशील है। जाति के लक्षणों में निरंतर परिवर्तन वो भी कैसे, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होते हैं, नए लक्षण सीखते हैं। इन्हीं परिवर्तनों से नई जाति का विकास होता है। इसी थ्योरी को ही उपार्जित लक्षणों की वंशागत की भी कहा जाता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागत की का सिद्धांत लैमार्क ने ही 1809 में दिए थे कि कोई भी जीव जंतु जो भी लक्षण सीखता है उसके जेनेटिक्स में जो भी बदलाव आते हैं वो अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाना, इसी को हम लोग उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इसी को हम लोग डायनेमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज कहते हैं। टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पीशीज ये सबसे पहले दी जाने वाली जातीय अवधारणा है।
जो जातियों के विशिष्ट प्रारूपिक लक्षणों पर आधारित है कि जीव जंतु जैसे दिखते हैं उनकी दिखावट की मॉर्फोलॉजी के समानता के आधार पर इस थ्योरी को दिया गया है। यह थ्योरी दी गई है अरिस्टोटल और प्लेटो के द्वारा। इसी थ्योरी को हम लोग मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट मतलब एक जैसे दिखाई देने वाले जीव। तो एक जैसे जो भी जीव दिखाई देते हैं उनको हम एक ही स्पीसीज कहते हैं। जाति यह संकल्पना बाह्य बनावट व संरचना पर आधारित है, मतलब ऐसे एक जैसे दिखाई देने वाले सभी जीव एक ही जाति के होते हैं, ऐसा टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जातियों की विशिष्ट अवधारणा के अनुसार ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हमने मूली और सरसों ले रखे हैं। मूली और सरसों दोनों के पत्तों की बनावट एक जैसी होती है, दोनों शाकीय पौधे होते हैं, तो एक जैसी मॉर्फोलॉजी होने की वजह से एक ही स्पीसीज है, टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कहलाएंगे। दूसरे में देख लेते हैं, तो ये दोनों ही एक जैसी ही मॉर्फोलॉजी रखते हैं, दिखने में एक जैसे ही होते हैं, तो इनको भी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों टाइपोलॉजिकल स्पीसीज हैं, चूंकि इनकी मॉर्फोलॉजी एक जैसी है। क्रिटिसिज्म टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज बात कर लेते हैं कि जाति की विशिष्ट अवधारणा की कुछ आलोचनाएं। क्योंकि टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया गया है जीव जंतुओं की बाहरी बनावट मॉर्फोलॉजी के आधार पर, तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर एक समान दिखने वाले जीवों को हम एक ही जाति कहते हैं। लेकिन अब क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि दो अलग अलग तरीके की जातियां भी एक जैसी दिखाई दे सकती हैं और एक ही जीव अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके का दिखाई दे सकता है, या एक ही जाति में सेक्सुअल लक्षणों की वजह से एक ही जाति के जीव अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। ऐसा क्रिटिसिज्म है वो सिम्पसन और मेयर ने दिए थे। सिम्पसन और मेयर का कहना है कि ड्यू टू सेवरल फिनोमिना सच एज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, polymorphism and age difference, the same species develop strictly morphological difference। इनका ये कहना है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की वजह से या एज में डिफरेंसेस की वजह से एक ही जाति के जीव अलग अलग तरीके के दिखाई दे सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लें तो सबसे पहले सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात कर लेते हैं कि सेक्सुअल लक्षणों की वजह से एक ही स्पीशीज की जाति अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं। इसी घटना को हम लोग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं कि दो तरीके के दिखाई देना। जैसे सबसे पहले डायग्राम में देख लेते हैं तो यहाँ पर एक मेल हिरण है, एक फीमेल हिरण। फीमेल हिरण का आकार छोटा होता है और इसके सर में कोई भी सींग नहीं होती, जबकि मेल हिरण ये शारीरिक रूप से ज्यादा बड़ा होता है और इसके सिर में सींग होती है। तो दिखावट के आधार पे, बनावट के आधार पे यह डिफरेंस है, जबकि दोनों एक ही स्पीसीज हैं, दोनों ही हिरण। यहाँ पर तीसरे डायग्राम में देख ले, मेल लायन शारीरिक बनावट दूसरी होती है, सर में बाल होते हैं, गर्दन में बाल होते हैं, ज्यादा ताकतवर होता है, जबकि फीमेल छोटी होती है, इसके गर्दन में किसी तरीके के बाल नहीं होते। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की सेक्स की वजह से, लैंगिकता की वजह से एक ही स्पीसीज के जीव अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। और यहाँ पर टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वो लागू नहीं होती, क्योंकि हैं एक ही जाति के पर दिखाई अलग अलग देते हैं। एज के आधार पर एक ही जीव अलग अलग तरीके का दिखाई देता है, तो मॉर्फोलॉजिकल रूप से यदि मॉर्फोलॉजी को ही बेसिक आधार माने तो एक जैसा नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पर एक एग के रूप में है, फिर यहाँ पर देखें तो छोटे छोटे लार्वास हैं, ये मछली के जैसा मेढक ही है, लेकिन मछली मेढक का बच्चा ये मछली के जैसा पर है ये दूसरा। ई नंबर डायग्राम को देखें तो यहाँ पर मेढक में टेल भी है, पंजे भी हैं और सर भी है, तो ये रेप्टाइल्स के जैसा दिखाई देता है, और ये कंप्लीट मेढक है। यानी कि उम्र के अनुसार शारीरिक बनावट या मॉर्फोलॉजी में बदलाव आता है, जबकि ये एक ही स्पीसीज है या एक ही जीव है और यह जीव अपनी उम्र के अलग अलग पड़ावों में अलग अलग तरीके की मॉर्फोलॉजी रखता है। तो यहाँ पर भी चूंकि ये अलग अलग तरीके की मॉर्फोलॉजी रखता है, तो यहाँ पर भी टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीटली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग उम्र में जीव अलग अलग तरीके का दिखाई दे सकता है। इस डायग्राम में देखें तो दो अलग तरीके की स्पीसीज, मेढक की दो अलग तरीके की स्पीसीज हैं। नंबर 1 डायग्राम में यहाँ पर नॉर्दर्न लियोपार्ड फ्रॉग है और नंबर 2 डायग्राम में यहाँ सदर्न लियोपार्ड फ्रॉग है। दोनों ही स्पीसीज हैं, दिखने में तो मेढक हैं, दोनों एक जैसी दिखती हैं, पर सच ये है कि दोनों ही अलग अलग स्पीसीज हैं। तो
ऐसी जातियां जो अलग अलग हैं लेकिन मॉर्फोलॉजिकल रूप में वो सिमिलरिटी रखते हैं या एक जैसे दिखते हैं, अलग अलग जातियां पर दिखने में एक जैसी हों, ऐसी जातियों को हम सिबलिंग स्पीशीज कहते हैं। सिबलिंग स्पीशीज जो दिखने में एक जैसी हों पर अलग अलग जातियों से संबंध रखती हों, इनको हम लोग कहते हैं सिबलिंग स्पीशीज। चलिए, 4 तरीके की कॉन्सेप्ट की हम लोग बात की है। डायनेमिक कॉन्सेप्ट, स्टैटिक कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इन चारों कॉन्सेप्ट को समझने के बाद दिमाग में एक चीज आती है कि टेक्सोनोमिक स्पीशीज क्या होती है। ऐसी जातियां जिनके लक्षणों के आधार पर टेक्सोनोमी की हायरार्की बनाई जाती है, उनको हम लोग टेक्सोनोमिक स्पीशीज कहते हैं। चलिए समझ लेते हैं। यह जीवों के एक समूह जो आकार, रूप, प्रजनन विशेषताओं में समान होता है, उन्हें हम टेक्सोनोमिक स्पीशीज कहते हैं। देखिए यहाँ पर आकार, रूप और प्रजननशीलता की बात की गई है। मतलब टेक्सोनोमिक स्पीशीज में हम यहाँ पर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दोनों को एक साथ कर रहे हैं। आकार और रूप की बात होती है, मतलब टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बातें हम लोग कर रहे हैं। प्रजननशीलता की बातें कर रहे हैं, मतलब हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट को बना के, दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के, दोनों कॉन्सेप्ट के लक्षणों को एक साथ करते हुए हम टैक्सोनोमिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि यह जीवों के एक समूह जो आकार, रूप, प्रजनन विशेषताओं में समान होते हैं, उनको हम लोग स्पीशीज कहते हैं या टैक्सोनोमिक स्पीशीज कहते हैं। यह वर्गीकृत पदानुक्रम का निम्नतर स्तर होता है, यानी जाति जो होती है टैक्सोनोमी की सबसे नीचे की निम्नतम स्तर होता है। जाति का निर्धारण जब आकार की जाति का निर्धारण जब आकार की, पुष्पीय संरचना, पुष्प की क्रम या अन्य लक्षणों के आधार पर किया जाता है, तब हम इसे वर्गीकीय जाति या टैक्सोनोमिक स्पीशीज कहते हैं। पौधों के केस में टैक्सोनोमी करने के लिए हम पुष्पीय लक्षणों को आधार बनाते हैं। पुष्पीय लक्षणों को आधार इसलिए बनाते हैं क्योंकि उच्च पौधों की जाति मुख्य रूप से पुष्पीय आकृति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, क्योंकि कायिक लक्षण की अपेक्षा पुष्पीय लक्षण अधिक संरक्षी होते हैं। पौधों के केस में, हायर प्लांट्स के केस में, ऐसे पौधे जिनमें फल और फूल लगते हैं, उनको टेक्सोनोमी करने के लिए, उनको वर्गीकृत करने के लिए हम लोग उनका बनावट पुष्प के क्रम को लेते हैं, क्योंकि पुष्प की बनावट, पुष्प का क्रम हर एक जाति के लिए खास होता है। पौधा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पौधा चाहे जहां पर लगा हो, जिस भी जाति का होगा वो उसी तरीके का पुष्प देगा। जबकि पौधे की बनावट छोटी मोटी हो सकती है, पौधे की बनावट में डिफरेंसेस हो सकते हैं, यानी पौधे की बनावट ये संरक्षी लक्षण तो नहीं है, लेकिन किसी भी जाति में पुष्पीय बनावट ये एक संरक्षी लक्षण होता है। तो पुष्पों के आधार पर, पुष्प की आकारकी के आधार पर, पुष्प की संरचना के आधार पर, पुष्प के क्रम के आधार पर हम जातियों का निर्धारण करते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ कॉन्सेप्टुअल चीज रहेगी, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। कई बार सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से कि बायोटाइप्स क्या होता है, इकोटाइप्स क्या होते हैं, कैट्स क्या होते हैं, इकोफेंस क्या होते हैं। टर्म 4-5 कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, उन्हीं से मिलते जुलती कुछ चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं बायोटाइप। बायोटाइप यानी दो शब्द यहाँ पर बने हैं। नंबर 1 है बायो यानी कि बायोलॉजी या जीव, और दूसरा टाइप यानी प्रकार। तो यहाँ पर जीव का प्रकार बनेगा। जीव का प्रकार कैसे, क्या आधार है वो देख लेते हैं। तो एक ही जाति के सदस्य जो समान वातावरण में रहते हैं, एक ही जाति के सदस्य हों, समान वातावरण में रहते हों, लेकिन उनमें कुछ आनुवांशिक भिन्नता हो और यह आनुवांशिक भिन्नता स्थिर हो, यानी ये वंशावली के अनुसार भिन्नता हो और ये इनको सेक्सुअल आइसोलेशन प्रोवाइड करवाता हो कि ये जीव एक ही जाति के सदस्य हों लेकिन आपस में इंटरब्रीड ना कर सके। ऐसे जातियों को, ऐसे सदस्यों को जो समान वातावरण में रहते हैं, एक ही जाति के हैं, समान वातावरण में रहते हैं, लेकिन आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं बायोटाइप, यानी कि जीवों का प्रकार। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि यहाँ पर देखते हैं तो एक ही स्पीशीज के तीनों मेंबर्स हैं। एक गांठ गोभी, नोलखोल, कैबेज पत्ता गोभी और कॉलीफ्लावर्स फूल गोभी, तीनों एक ही जाति के सदस्य हैं, एक ही वंश के हैं, लेकिन तीनों में भिन्नता है।
तीनों की आनुवंशिक भिन्नता है। आप इनकी संरचना को भी देख के बता सकते हैं कि हाँ ये तीनों में भिन्नता है, इनके जेनेटिक मटेरियल में भिन्नता है। तीनों ही सेक्सुअल आइसोलेटेड होते हैं, यानी एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि हैं एक ही स्पीसीज के मेंबर, एक ही स्पीसीज के मेंबर है, एक ही जगह पाए जाते हैं, पर आनुवंशिक भिन्नता होती है। तो ऐसे सदस्य, ऐसे जीव जो एक ही जाति के हों, एक ही वातावरण में रहते हों, लेकिन आनुवंशिक भिन्नता हो, तो इनको हम कहते हैं बायोटाइप। आगे बात कर लेते हैं इको टाइप की बात कर लेते हैं। इको मतलब वातावरण या पर्यावरण आपका, और टाइप तो जैसा वातावरण हो वैसा जीव का प्रकार बन जाए। जैसा वातावरण हो वैसा जीव का प्रकार बन जाए। एक ही जाति के सदस्य, एक ही जाति के सदस्य, लेकिन अलग अलग वातावरण में रहने की वजह से इनमें आनुवंशिक भिन्नता उत्पन्न हो जाए। एक ही जाति के सदस्य अलग अलग वातावरण में रहने की वजह से इनमें आनुवंशिक भिन्नता उत्पन्न हो जाए, यह लक्षण स्थिर हो जाए और ये आपस में इंटरब्रीड करने के लायक ना हो। यानी कि एक ही जाति के सदस्य जब अलग अलग जगह पर रहने लगते हैं तो उनमें अलग तरीके के लक्षण आ जाते हैं और वो लक्षण स्थायी हो जाते हैं, तो एक नई जाति बनती है। ऐसे सदस्यों को हम लोग कहते हैं इकोटाइप्स। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। ये तीनों ही इंडियन कौवे होते हैं, क्राउ हैं, इंडियन क्राउ। एक ये आपको अक्सर मध्य प्रदेश वाले एरिया में, मध्य भारत में देखने को मिल जाएंगे। ये काला कौवा जो होता है ये जंगलों में अक्सर मिलता है, शिकारी तरीके का होता है। शरीर में थोड़ा सा बड़ा होगा, ज़्यादा ताकतवर, पंजे काफ़ी तेज और चोंच काफ़ी नुकीली होती है। और तीसरा ये हिमालयन जंगल में पाया जाने वाला कौवा होता है, जो आकार में थोड़ा छोटा होता है, चोंच छोटी होती है और ठंडे वातावरण में रहने के लिए अडाप्टेड होता है। तीनों ही एक ही जाति के मेंबर हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर रहने की वजह से इनमें कुछ आनुवंशिक भिन्नताएं आ जाती हैं, आनुवंशिक विविधताएं आ जाती हैं। नतीजन ये अलग तरीके की जाति की तरह लक्षण अपीयर करते हैं। तो ऐसे सदस्यों को हम लोग कहते हैं इको टाइप्स। एक ही जाति के सदस्य हों, अलग अलग वातावरण में रहते हैं, अलग अलग वातावरण में रहने की वजह से आनुवंशिक भिन्नता उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे करेक्टर्स को, ऐसे सदस्य को हम लोग कहते हैं इको टाइप्स। अब बात कर लेते हैं इकैट्स या इकोफेंस। इकोफेंस या यूं कहते हैं कि इको फ्रेंड्स। इको फ्रेंड्स मतलब जैसा वातावरण हो वैसा ही लक्षण रख ले। पेड़ पौधे या जीव जंतु जैसा वातावरण हो वैसा ही लक्षण अपीयर कर ले, तो ऐसी जातियों को, ऐसे सदस्यों को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इको फेंस बोलते हैं। लेकिन ये जो भी बदलाव करेंगे, इनमें जो भी विविधता आएगी ना, वो स्थिर नहीं होगी, बल्कि वो बदल सकता है। जैसे जैसे वातावरण उनको मिलता जाएगा वैसे वैसे वो बदल सकते हैं। जैसे एक ही जाति के सदस्य, एक ही जाति के सदस्य जिनमें वातावरण के कारण कुछ आनुवांशिक नॉन जेनेटिकल कैरेक्टर्स आते हैं, और ये नॉन जेनेटिकल कैरेक्टर्स स्थायी नहीं होते हैं, बल्कि कंडीशन बदलने पर ये बदल जाते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर मनी प्लांट छाया में उगाने पर ये हरा होता है, हरे कलर का दिखता है, जबकि धूप में उगाने पर ये पीले कलर का होता है। लेकिन यदि इसकी कंडीशंस को बदल दिया जाए, धूप से छांव में रख दिया जाए, छांव से धूप में रख दिया जाए, तो इसके पत्तों का कलर वातावरण के अनुसार बदल जाता है। जैसे इंसान की बात करें तो इंसान, जो लोग ज़्यादा धूप में रहते हैं, ज़्यादा खुले में मेहनत करते हैं, उनका रंग थोड़ा सा सांवला हो जाता है। जो लोग रूम के अंदर काम करते हैं, छाँव में रहते हैं, उनका चेहरा थोड़ा सा फेयर हो जाता है। लेकिन यदि छाँव में काम करने वाले लोग जिनका चेहरा फेयर है, यदि उनको हम धूप में काम करवाने लगे तो ऑटोमेटिक चेहरा क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो सभी तरीके के जीव, जो भी जीव हैं, सभी तरीके की मानव जो भी हैं, ये सब के सब इको फेंस हैं, क्योंकि ये वातावरण के अनुसार ढलते हैं, वातावरण के अनुसार बदलाव करते हैं, लेकिन ये बदलाव स्थिर नहीं होते, ये बदलाव आनुवांशिक नहीं होते। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात। नंबर 1 में है कार्ल लिनियस। 23 मई 1707 में जन्म हुआ था। इन्हीं का नाम कार्ल वान लीने भी है। ये स्वीडिश के वनस्पति शास्त्री और चिकित्सक थे। कैरोलस लीनियस ने ही, कैरोलस लीनियस या कार्ल लीनियस ने ही बाइनोमियल सिस्टम दिए थे। बाइनोमियल सिस्टम की अवधारणा, द्विनाम पद्धति की अवधारणा दिए थे। और कैरोलस लीनियस को ही टेक्सोनोमी का पिता भी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक वर्गीकी के पिता, आधुनिक मॉडर्न टेक्सोनोमी के पिता भी कहा जाता है। दूसरे नंबर में है लेमार्क।
लेमार्क ने 1809 में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिए थे। तो विकासवाद में हम लोग लेमार्क और डार्विन इन दोनों को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो लेमार्क ने ही सबसे पहले कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों में विभेद किए थे। सबसे पहले इन्होंने ही लेमार्क ने ही इनवर्टिब्रेट शब्द लेमार्क ने ही यूज किए थे या लेमार्क ने ही दिए थे। जीवों और पौधों के लिए बायोलॉजी शब्द सबसे पहले लेमार्क ने ही 1809 में दिए थे। और इन्होंने जो विकास का सिद्धांत थ्योरी उन्होंने दिए थे उपार्जित लक्षणों की वंशागत की कोई भी लक्षण जो वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती है ना, इसको 1809 में उपार्जित लक्षणों की वंशागति भी लेमार्क ने ही दिए थे। तीसरे में बात कर लेते हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इनको अपन लोग चार्ल्स डार्विन के नाम से भी किताबों में अक्सर पढ़ते हैं। आपका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 में। और चार्ल्स डार्विन कुछ चीज़ों के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। विकासवाद के लिए इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इन्होंने ही दिए थे। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को इन्होंने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में इन्होंने 1859 में मर्ज किए थे। अब इनके अनुसार थोड़ी सी बात यह है कि सभी जीवों में प्रजनन की प्रचुर क्षमता होती है। ये पॉइंट स्पेशली लिया गया है प्राकृतिक चयनवाद के लिए। ये पॉइंट प्राकृतिक चयनवाद के लिए गया है कि सभी जीवों में जनन की प्रचुर क्षमता होती है, परंतु जीवों की संख्या सीमित रहती है। प्रचुर क्षमता तो है लेकिन जीवों की संख्या कैसी है, सीमित ही रहती है। इसका कारण है उनके जीवन संघर्ष। यह संघर्ष वातावरणीय भी हो सकता है और यह संघर्ष अंतरजातीय भी हो सकता है, यानी वातावरण से भी संघर्ष हो सकता है और जीवों का आपस में संघर्ष भी हो सकता है। तो वातावरणीय या अंतरजातीय संघर्षों की वजह से किसी भी जीव में प्रजनन क्षमता के होने के बावजूद भी उनकी संख्या हमेशा एक लिमिट में ही रहती है, सीमित ही रहती है। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दें। जहां पॉइंट समझ में ना आए हो उस चीज का भी आप कमेंट में जिक्र कर सकते हैं। और यदि आप किसी नए पॉइंट में चाहते हैं वीडियो तो वहां भी कमेंट दे सकते हैं। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर